जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला। MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। MNT न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ विशेष खबरें। शहडोल निवासी MNT न्यूज संवाददाता गोलू बौद्ध से मिली खबर के अनुसार दिनांक 23 फरवरी को मध्य प्रदेश जिला शहडोल के दुआरी ग्राम में 32 वर्षीय मूल निवासी युवक राजेंद्र को अम्बेडकरवादी होने के कारण गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने थाना जयसिंह नगर में FIR दर्ज कराई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर विवाद खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे धरना न करें और सरकार के साथ सहयोग करें। खबर के अनुसार खांडू का यह बयान 6 गैर जनजाति समुदायों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने के अरुणाचल सरकार के प्रस्ताव के बाद हुई हिंसा के बाद आया है। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। राज्य में शनिवार को लागू की गई कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए हालात तब हिंसक हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। वहीं रविवार को राजधानी ईटानगर में उपायुक्त के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। इसके बाद ईटानगर और नाहरलागुन में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। अरुणाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य होने का दावा करते हुए खांडू ने आरोप लगाया है कि यह विरोध प्रायोजित है। आपको बता दें कि PRC एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। इसका उपयोग आधिकारिक कामों के लिए निवासी पहचान के रूप में किया जाता है। हिंसा की हालिया घटनाएं राज्य सरकार द्वारा नामसाई और चांगलांग जिलों में रहने वाले गैर APST समुदायों को प्रमाण पत्र जारी करने और विजयनगर में रहने वाले गोरखाओं से संबंध में हुई है। राज्य में कई समुदाय आधारित समूहों और संगठनों में आक्रोश है, जिनका मानना है कि अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो यह स्वदेशी लोगों के अधिकारों और हितों से समझौता होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते 14 फरवरी को हुए आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद सुरक्षा में खामियों और CRPF जवानों को मुहैया कराए जा रहे संसाधनों पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार CRPF के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि संकटग्रस्त हालात में सबसे पहले पहुंचने के बावजूद उनके साथ सेना जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। पूर्व अर्धसैनिक बलों के कल्याण संघों के महासचिव रणबीर सिंह के अनुसार सेना के किसी निचले रैंकिंग के सैनिक का वेतन उसी रैंकिंग के CRPF सैनिक के वेतन से 50% अधिक होता है और इसका असर पेंशन पर भी पड़ता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों की कमी को देखते हुए छठे वेतन आयोग ने साल 2006 में नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का खाका पेश किया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसे 5 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में CAPF कर्मियों को NFFU देने का विरोध UPA सरकार ने किया था, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने का काम मौजूदा मोदी सरकार ने किया है। असम में गुरुवार रात से अब तक गोलाहाट और जोराहाट की चाय बागानों में जहरीली शराब का सेवन करने से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 90 हो गई है और 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं। हाल ही में हुई घटना में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक मानी जा रही है। इससे पहले 2011 में पश्चिम बंगाल में इसी तरह के एक मामले में 172 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही जब 2 हफ्ते से कम समय में पहले ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में इस मामले की SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था और एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। असम में होने वाली इन मौतों के संदर्भ में एक अन्य सरकारी अधिकारी के अनुसार पता चला है कि मरने वाले लोगों में कई महिलाएं भी शामिल है। साथ ही इस जहरीली शराब पीने वालों में से कई चाय बागान श्रमिक थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शीर्षाधिकारी ने कहा है कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली सरकार और निजी संगठनों द्वारा अधिक वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना जैसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। खबर के मुताबिक UGC के चेयरमैन DP सिंह ने कहा है कि एक शीर्ष शिक्षा निकाय के रूप में हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 से 0.7% अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है, जो कि अमेरिका, चीन, इजराइल और कोरिया की तुलना में बहुत कम है।
सिंह ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने पाठ्यक्रमों का फिर से मूल्यांकन करने और आने वाले 5 वर्षों में उपलब्ध होने वाले रोजगार के अवसरों का आकलन करने की आवश्यकता है। यूजीसी द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की जा रही पहल पर सिंह ने कहा कि 3.5 और इससे ऊपर के CGPA वाले संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों पर खरा उतरने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के दर्जे के लिए 20 विश्वविद्यालयों का चयन किया जा रहा है। अब तक 6 विश्वविद्यालयों का इसके लिए चयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के करीब 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। खबर के अनुसार अब अन्य राज्यों को भी अदालत का आदेश लागू करने के लिए बाध्य होना होगा, जिसकी वजह से देश भर में अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किए जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अदालत का यह आदेश एक वन्य जीव समूह द्वारा दायर की गई याचिका के संबंध में आया है, जिसमें उसने वन अधिकार अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि वे सभी जिनके पारंपरिक वन भूमि पर दावे कानून के तहत खारिज होते हैं, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा निष्कासित किया जाना चाहिए। MNT न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।